एक गुलाम के अंदर ऐसी ताकत कैसे आती है? आखिर कौन है ये रिकोदर? इसकी सच्चाई का जल्दी पता लगाओ। ये गुलाम मुझे चाहिए, इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अब ये मेरा है। मेरी एक इच्छा के बदले मैं इसे मांगती हूँ। राजकुमारी, आप अपनी आखिरी इच्छा एक मामूली सा गुलाम पे क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? मैं उसके साथ क्यों चाहिए था सुंदर राजकुमारी को एक गुलाम? कौन था वो गुलाम? सुनिए ये पूरी कहानी। सुंदर नगर में डेथ मैच का आयोजन होने वाला है। राजकुमारी मणिकर्णिका भी इस आयोजन में पधार रही है। मौत का खेल तो इन अमीरों ने अपना शौक बना रखा है। डेथ मैच में गुलामों के लिए एक नियम बनाया गया था। अगर एक भी गुलाम राज परिवार के किसी भी योद्धा को हराकर जिंदा बच जाए तो उसके साथ सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन गुलामों की जिंदगी नरक से बदतर थी और इन्हीं गुलामों के बीच कैद था 16 साल का नील वायुपुत्र, जो कोई आम कैदी नहीं था। कल आजादी का नया सूरज निकलेगा। हालत देखिए अपनी और हम सब की। पूरे दिन हमें पीटा जाता है। हम तो अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। अब चाहे मणिकर्णिका आए या यमराज, कल मैं यहाँ से निकल के ही रहूंगा। आखिर कमजोर नील कैसे लड़ेगा राज परिवार और राजकुमारी मणिकर्णिका के शक्तिशाली योद्धाओं से? सूरज की पहली किरण के साथ डेथ मैच शुरू हो चुका था। काल कोठरी में नील का पूरा शरीर गर्म लावे की तरह दहक रहा था। उधर मैदान में एक एक करके गुलाम मारे जा रहे थे। दोपहर तक लाशों के ढेर जमा हो चुके थे। एक तरफ अमीर लोग जीत का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ रोते चीखते गरीब और गुलामों के परिवारों का दर्द धरती और आसमान को भी दहला रहा था। अखाड़े में खड़ा सुंदर नगर का बेरहम और ताकतवर राजकुमार राजदत्त लोगों को चुनौती दे रहा था। तभी नील ने अखाड़े में कदम रखा। उसे देखकर राजदत्त बोला, तो तू अभी तक जिंदा है? लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरी कहानी सुनकर लोग दुआ मांगेंगे कि उनके घरों में कभी कोई तुझ जैसे भाई और रिश्तेदार ना हो। रिश्ते कमजोर लोग बनाते हैं, मैं अकेला ही काफी हूँ। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। राजदत्त ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसना शुरू किया और उसके शरीर में नीली ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी ताकत 100 हाथियों के बराबर थी। राजदत्त ने नील के सीने पर उसी मुक्के से वार कर दिया। नील कई फुट दूर जाकर गिरा, लेकिन इस बार उसे जरा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। राजदत्त को इसकी उम्मीद तक नहीं। थोड़ा और दम लगा राजदत्त, इतना मेरे लिए काफी नहीं है। राजदत्त भूखे भेड़िए की तरह नील पर टूट पड़ा। वो जितना उसे पीटता, नील के शरीर में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होने लगती। ये देह शोधन तकनीक थी, जिसमें शरीर को जितना पीटा जाता वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता था। नील को अपने वार आसानी से झेलते देखकर राजदत्त का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा? तो फिर ये ले। राजदत्त ने नंदी सहस्त्र मुष्टिका से नील पर हमला कर दिया, जिसकी ताकत 10 परमाणु बमों के बराबर थी। तो नील कई फुट दूर जाकर गिरा। शोरगुल थम गया। नील पर इसका गहरा असर हुआ। तभी उसकी आत्मा में बसे 9 दिव्य नागों की शक्ति जाग उठी। नील की कुंडलिनी शक्ति के 4 चक्र एक साथ चमकने लगे। वो फिर उठ खड़ा हुआ। ये देख वहाँ बैठे लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस हमले से कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन नील ने राजदत्त की पूरी ताकत सोख ली थी। तेरा समय पूरा हुआ राजदत्त, अब मेरी बारी। नील ने एक जोरदार मुक्का राजदत्त को मारा। बस एक ही मुक्के में वो धूल भागते हुए कई फुट दूर जा गिरा। लोग खुशी से झूम उठे, ढोल नगाड़े बजने लगे और मणिकर्णिका अपनी जगह से चौंक कर खड़ी हो गई। एक गुलाम के अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है? मणिकर्णिका के खास मंत्री रिकोदर ने जब नील की कहानी बताई तो मणिकर्णिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। यानी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी नील मैदान में चिल्लाते हुए राजा नागेंद्र से बोला, डेथ मैच के नियमों के मुताबिक मैं जीत गया और अब आपको मुझे और इन सारे गुलामों को आजाद करना होगा। राजदत्त की हार उसके पिता युजवेंद्र और बड़े चाचा नागेंद्र को बर्दाश्त नहीं हुई। नागेंद्र किसी चोट खाए घायल सांप की तरह फुकार रहा था। वो इतनी आसानी से नील को छोड़ने वाला नहीं था। वो चिल्लाया, इतनी आसानी से नहीं नील, तुझे आजाद छोड़कर मैं इतने बरसों की अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। मैदान में फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। नागेंद्र ने अपना हाथ लहराया और नीली बिजली की तलवारें हवा में घूमते हुए नील को घेरने लगी। नील जानता था कि वो नागेंद्र का सामना नहीं कर सकता। नागेंद्र बिजली की गति से नील की तरफ दौड़ा।
नील बस अपनी मौत को सामने देख रहा था। तभी एक कड़क आवाज गूंजी। रुक जाइए महाराज नागेंद्र, उसे छोड़ दीजिए। नागेंद्र के कदम वहीं रुक गए। मणिकर्णिका, आप जानती भी हैं आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? एक गद्दार के बेटे को, जो मौत की सजा पाया हुआ एक गुलाम है। याद है आपने मुझे एक वचन दिया था, उस वचन के बदले मैं इसका जीवन दान मांग रही हूँ। नागेंद्र ने अपनी तलवार पटक दी। सम्राट बिंदुसार की बेटी की बात टालने की औकात नागेंद्र की नहीं थी। नील के साथ बाकी गुलामों की बेड़ियां भी खोल दी गई। वो सब आजाद होकर अखाड़े से बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो लोग नगर की सीमा के पास पहुंचे, सारे गुलामों पर लोहे का जाल फेंक दिया गया और वो फिर से बंदी बना लिए गए। इससे पहले कि नील कुछ समझ पाता, आसमान गरजने लगा और लोहे की बड़ी सी हांडी जमीन पर आकर गिरी। उसमें से एक घिनौना सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसे देखकर सबकी चीखें निकल गई। नील गरजा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत अघोरा। अघोरा ने नील को अपनी हांडी में खींचा और उसे अपनी पीठ पर लाद कर फरार हो गया। सबके चेहरे मौत के डर से सफेद पड़ चुके थे। आखिर कौन था अघोरा और नील को कहां ले गया? किसने भेजा था उसे और अब वो क्या करेगा नील के साथ? क्या ये मणिकर्णिका की कोई चाल थी या किसी और की साजिश? कैसे बचाएगा नील अपना राज्य और अपनी बहन को? क्या वो ले पाएगा अपने पिता की मौत का बदला? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।